सो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका लॉ है आपको पता चली गया है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कहीं भी हमने यूज़ किया है तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ मैक्सिमम टाइम हमने यूज़ किया है। और मेरे ख्याल से आपने जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक देखे हैं या जो भी हमने डिस्कस किया है क्लास में, सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, इन एवरी एग्जाम्पल्स देयर इज़ वन थिंग कॉमन विच इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो सभी एग्जाम्पल्स में कॉमन था। ठीक है बेटा, तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, विश्वा हैज़ ऑल्सो ज्वाइन। चलो जल्दी आया करो बेटा, टाइम पे आया करो, लेट क्यों आते हो। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो भी हमने डिस्कशन करा है, सब जगह पे आपका ये लॉ, अब कौन आ गया, हाँ सारे अभी अभी आने स्टार्ट हुए। चलो अब मेरे ख्याल से सब ज्वाइन हो गए ना, 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। खुशी कटारिया, खुशी सिंह, मैत्री शाह, पूजा पटेल, प्रियांशी, ऋत्विक, स्वास्तिक, विनीत एंड विश्वा। ओके ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज द बैकबोन ऑफ योर फिजिक्स और इसमें सबसे कॉमन चीज जो है वो है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, जिसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक यूज़ किया है, विच इज़ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तरह तरह के सिस्टम्स हमने देखे, एक पुली के साथ 2 ब्लॉक सिस्टम, फिर हमने देखा 1 ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए ये सब में हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ही लगाया, चाहे हमने ये सिस्टम देखा हो, चाहे हमने ये वाला सिस्टम देखा हो, चाहे आपने ये वाला सिस्टम देखा हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने जो भी डिस्कस किए, सब जगह पे आपका न्यूटन्स का लॉ ही लगा। ठीक है, whether it is a 2 block system, whether it is a 3 block system, whether it is a pulley or a block, so सभी सिस्टम्स में आपने देखा जो मेन चीज़ है, आपको अगर एक बार सेकेंड लॉ न्यूटन का लगाना आ गया तो फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। देखो फिजिक्स में आप जितने वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते सर हमने न्यूटन्स का लॉ पूरा पढ़ लिया है लेकिन अभी भी हमसे क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं हो रहे। तो जितनी वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और फिजिक्स में क्या है ना, खाली सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है। मैथ्स में बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि मैथ्स में आपकी सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट हो जाती है। केमिस्ट्री में बच्चों को अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को मेमोराइज करना अच्छा लगता है। केमिस्ट्री जो है मेमोरी के बेस पर, मैथमेटिक्स आपकी सॉल्विंग एबिलिटी चेक करती है। लेकिन फिजिक्स जो है इसमें आपकी 2 चीज़ें तो चेक होती हैं, सॉल्विंग एबिलिटी और मेमोरी, ये दोनों चीज़ें आपकी चेक होती है। इसके अलावा
आप उसको किस तरह से इमेजिन करते हो। इमेजिनेशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स। बच्चों के साथ दिक्कत कहाँ होती है फिजिक्स में, जब वो इमेजिनेशन नहीं करते चीज़ों को, या तो उनकी मैथ्स वीक होती है, या तो उनका सॉल्विंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। 3 कारण हो सकते हैं फिजिक्स, जिन सब बच्चों को फिजिक्स अच्छा नहीं लगता या जिनको फिजिक्स जिनका वीक है, उसके पीछे सिर्फ 3 ही कारण है। या तो आपकी सॉल्विंग एबिलिटी पुअर है, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकेंडली, या तो आपका इमेजिनेशन पुअर है, आप उस चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते। और कुछ चीज़ें फिज़िक्स में मेमोराइज भी करनी होती है, तो मेमोराइज वाला पार्ट मैं कहूँगा 20 to 30%। इमेजिनेशन वाला पार्ट आपका, इमेजिनेशन और सॉल्विंग एबिलिटी आपका 50-50। ठीक है, मतलब जितना इम्पोर्टेंस हमें सॉल्विंग एबिलिटी को देना है, उतना इम्पोर्टेंस हमें इमेजिनेशन को भी देना, तभी आपका फिजिक्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है। इसलिए मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था ना बच्चों, तो स्टार्टिंग में आपको मैंने याद होगा मैथ्स पढ़ाया था बहुत सारा, और वो बेसिक मैथ्स ही आपके लिए फाउंडेशन बढ़ता है। कोई भी पेड़ जब उगता है और उसमें जब फ्रूट्स लगते हैं, तो ऐसे तो फ्रूट्स नहीं लग जाते ना। जितना पेड़ ऊपर होता है उतना पेड़ आपका नीचे भी होता है, नीचे उसकी रूट्स होती है। जितना पेड़ हाइट में ऊपर जाता है, उतना पेड़ डेप्थ में नीचे भी जाता है। तो अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ्स की, तो बेसिक मैथ्स आपका जो है वो रूट्स है। बेसिक मैथ्स आर योर रूट्स। ठीक है, जितना आपका बेसिक मैथ्स अच्छा होगा, बेसिक मैथ्स में क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसके एप्लीकेशंस। जितना हमारा बेसिक मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पेड़ के रूट्स हो जाते हैं। एक बार आपके रूट स्ट्रॉन्ग है तो स्टेम और ट्रीज ये तो ग्रो होगा ही हो। ठीक है, और इस ट्री पे फ्रूट्स तब लगेंगे जब आपका इमेजिनेशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। है ना, और ट्री और ज़्यादा ग्रो तब करेगा जब आपकी सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तब आपका ट्री उतना ग्रो करेगा। जितनी आपकी सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा आपका पेड़ ग्रो करेगा। जितना ज़्यादा आपका इमेजिनेशन होगा, उतने ज़्यादा इस पेड़ पे फ्रूट्स लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब अब आप समझ सकते हो कि फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है। ठीक है, हाँ, सबको समझ आ रहा है हाउ कैन यू इम्प्रूव योर फिजिक्स। इस तरह से आप अपनी फिजिक्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है फिजिक्स का, है ना, जिनको फिजिक्स देखने का मन नहीं करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि किसी पॉइंट पे या तो इमेजिनेशन वाला पार्ट वीक रह गया, या तो सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम। तीसरा कोई कारण नहीं। मेमोरी वाला पार्ट तो मैं मानता हूँ आप लोग सबकी अच्छी मेमोरी है और ग्रास्पिंग भी थोड़ा अच्छा ही है, तो वो वाला कैपेबिलिटी तो आप लोगों में है। जो मेन इशू आता है वो आता है सॉल्विंग कैपेबिलिटी का और इमेजिनेशन का। तो इन दो चीज़ों को आपको पकड़ के चलना है अगर हमें फिज़िक्स को बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, फिज़िक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ये दो चीज़ों को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा। सब लोग समझ गए इस बात को? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट?
इसके अलावा कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो आप लोगों को पता होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैं नहीं जानता हूँ, वो आप अच्छे से जानते हो। कई बच्चों को टीवी ज़्यादा पसंद है, कई बच्चों को प्ले करना ज़्यादा पसंद है, कई बच्चों को सीरियल ज़्यादा पसंद, जो भी XYZ आपके फैक्टर्स, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसको भी मैं पेड़ से रिलेट करता हूँ। देखो, जब कभी बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है या फिर तूफान आ जाता है, तो देखो वो वाला पेड़ खड़ा रहता है जिसके रूट स्ट्रॉन्ग है, जिसका स्टेम स्ट्रॉन्ग है, जो ग्राउंड के साथ एकदम डीपली कनेक्टेड, ठीक है, वो वाला पेड़ आपका बच जाता है। और जिसका रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आंधी आती है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है, तो वो पेड़ गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही फिजिक्स के साथ भी होता है। जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं और अगर हमने प्रॉपर उसकी रूटिंग नहीं करी है, उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली हमने ग्राउंड नहीं किया है, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, तो फिजिक्स से फिर आपका इंटरेस्ट डीमोटिवेट होने लगता है ना। फिजिक्स से फिर आपका इंटरेस्ट डीमोटिवेट। तो देखो, ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं है ना, एक फैक्टर नहीं है। देयर आर मैनी फैक्टर्स which are responsible for your subject. ठीक है, there are many factors which are responsible for your subject. तो चीज़ों को आप अपने इंटरेस्ट लेवल के ऊपर डिसाइड करो कि मेरे को फिजिक्स के अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे को इतना प्रैक्टिस करना है, मेरे को थ्योरी पे भी फोकस करना है, और मेरे को होमवर्क डेली करना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स को जब मैं पकड़ के चलूँगा तो डेफिनेटली मेरा सब्जेक्ट अच्छा होना ही हो। चलो, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्लास का, वी विल स्टार्ट द क्लास। तो सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरह का, और ये ब्लॉक का मास है 3 kg। मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 3 kg। ठीक है, 3 किलो का आपका बॉक्स है, और इस पे फोर्स हमें फाइंड करना है। हमें x और y दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब ये ब्लॉक जो है आपका x एक्सिस में भी चल रहा है और y प्लेन में भी चल रहा है। ठीक है, y पे भी एक सरफेस में ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब 2D का प्रॉब्लम हो गया है। सपोज करो आपका ब्लॉक है जो x प्लेन में भी चल रहा है और y प्लेन में भी चल रहा है, मतलब 2D मोशन है ना, 2D मोशन कर रहा है। इसके x कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ इस तरह का से वेरी होते हैं, which is 5t² - 1, एंड y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो टाइम के साथ वेरी होते हैं, which is 3t³ + 2। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा एट t = 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पे इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा। अब ये प्योर आपका 2D मोशन है, जिसमें ब्लॉक आपका x एक्सिस पे भी चल रहा है और y एक्सिस पे भी चल रहा है। x एक्सिस पे टाइम के साथ उसका वेरिएशन हमें दिया हुआ है, y एक्सिस में भी टाइम के साथ उसका वेरिएशन हमें दिया हुआ, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हम सबको बेसिक चीज पता है कि फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। हम सब पढ़ के आए भैया, फोर्स को तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन।
and acceleration is defined as your rate of change of velocity. And velocity is defined as your rate of change of position. So if you have to find the force in x direction, you have to find the acceleration in x direction, which means velocity in x direction, which means position in x direction. तो अभी जो हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दिया है वहां पे हमें x का वैल्यू गिवन, x का वैल्यू हमें गिवन, तो x की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मुझे y डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम, तो मुझे मास तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन आपका y डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज अगेन डिफाइंड एज dvy, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन dt, एंड वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट इज डिफाइंड एज your dy by dt। तो इस सिचुएशन में भी मुझे y का वैल्यू गिवन है, तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा y डायरेक्शन, और उसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे y डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स के आपके 2 कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, एक तो x डायरेक्शन का फोर्स, दूसरा y डायरेक्शन का फोर्स। फोर्स के आपके 2 कंपोनेंट्स हो गए, वन इज योर फोर्स इन x डायरेक्शन एंड अनदर इज योर फोर्स इन y डायरेक्शन, क्योंकि हमें 2D का प्रॉब्लम दिया हुआ है, अब 1D का प्रॉब्लम नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन का ये प्रॉब्लम है जिसमें आपका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, x और y दोनों। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आया? अब अगर हमें फोर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं। वी आर ऑल कैपेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, यस। तो मुझे निकाल के बताओ बेटा, x डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? मुझे fx और fy का वैल्यू निकाल के बताओ, दोनों का वैल्यू आपको निकालना है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds and value of fy at time t is equal to 2 seconds। मतलब हमें 2 seconds में दोनों कंपोनेंट्स फोर्स के निकालने हैं, x कंपोनेंट भी निकालना है और y कंपोनेंट भी निकालना है, देन वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो देखो, अब ये एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन हमने यूज किया। अब जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है तो उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का फिजिक्स ऐसे ही वीक होता है, ऐसे नहीं होता। तो बेसिक मैथ्स जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखो वो तो यूज होगा ही होगा। आप लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि वो चैप्टर हमने पढ़ लिया तो हम भूल गए, नहीं, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज है जहाँ पे मैथमेटिक्स आपका साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो पैरेलली आपको पुराने टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना है, और जो नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको भी आपको घर पे जाके स्टडी करना है। इतना पार्ट जो बच्चा फॉलो करेगा उसको कभी भी सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इतना एफर्ट नहीं करोगे तो फिर सब्जेक्ट में इशू आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो ये बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो अब मुझे निकाल के बताओ कि फोर्स का x कंपोनेंट का वैल्यू क्या आएगा।
चलो मेरे साथ सब लोग ट्राई करो, आ जाओ बोर्ड पे करते हैं। एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा, पहले डी एक्स अपॉन डी टी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक्स आपको पता ही है, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी कितना मिला बताओ, उसको फिर डिफरेंशिएट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब इतना डिफरेंशिएशन सबको करना आना चाहिए, है ना। इतना पार्ट तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना डिफरेंशिएशन का। यस हाँ, क्या आंसर आया बताओ सब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है सबका, हाँ देखो मैत्री पटेल का आंसर आ गया 10। एक्स में आ रहा है कि वाई में आ रहा है 10? अच्छा एक्स में 10 आ रहा है, वेरी गुड। एक्स में आपका एक्सेलरेशन सबका आपका 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अब वाई में निकालो, वाई में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। हाँ, वाई डायरेक्शन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वाई में 9 आ रहा है, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही जवाब। चलो इतना तो मैथ्स हमें आता है। तो हमें x में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल गया 10। तो x में आपका फोर्स कितना हो जाएगा, मास आपको दिया हुआ है 3 kg का ना, हाँ। तो x में फोर्स हो जाएगा 3 × 10 विच इज़ योर 30 न्यूटन, और y में आपका फोर्स हो जाएगा 3 × 9 विच इज़ 27 न्यूटन। तो हम सबको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और हमें x डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू पता चल गया 30 न्यूटन। तो थोड़ा इसको बड़ा बना दोगे, और y डायरेक्शन में 27 न्यूटन है, तो इस वेक्टर को आप थोड़ा छोटा सा बना सकते हो, 30 के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा बना दो, तो ये आपका 27 न्यूटन हो गया। अब इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी √of 27 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। √of 27 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। हाँ, इसको सॉल्व करके निकालोगे क्या आंसर आ रहा है फाइनल। अच्छा ऐसे नहीं करोगे, रुको 1 मिनट, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी। ये तो आपने 30 न्यूटन निकाला, हाँ सही तो है, 9 3 जा 27, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपका 9 ही आ रहा था ना सबका, y डायरेक्शन में सबका 9 आ रहा है ना। हाँ, x में 30 न्यूटन और y में कितना आ रहा है 27 ना। हाँ करेक्ट है, करेक्ट, देन इट इज करेक्ट। y में 27 न्यूटन, x में 30 न्यूटन। हाँ, तो रिजल्टेंट आपका ऐसे ही आएगा ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इतना फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो t = 2 सेकेंड पे इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। समझ आया सबको, इतना फोर्स इस ब्लॉक पे 2 सेकेंड्स पे लगेगा, है ना।
चलो ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, है ना। और जब हमारी बाहुबली क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जब हमारा बाहुबली क्लास का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, देखो इसको सॉल्व करके निकाल लो जो भी आंसर आएगा। सबका सेम ही आ रहा है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से सबने आंसर निकाल ही दिया। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है और इस पे हम एक फोर्स लगा रहे F। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है आपका एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड टू अ पुली, and pulley is then connected with another mass m. ठीक है, पुली इज कनेक्टेड विद अनदर मास m। इसको हमने ग्राउंड पे प्लेस किया हुआ है। और ये पार्ट इसका ऐसे पुली से कनेक्टेड। अब क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स का वैल्यू है ये आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू m1g अपॉन 2। दिस इज योर मास m2, दिस इज योर मास m1 एंड f इज इक्वल टू m1g/2। इतना फोर्स मैंने इस ब्लॉक पे लगाया। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है। टेबल आपको स्मूथ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। All the surfaces are smooth। ठीक है, all the surfaces are very very smooth, there is no friction। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता ही है, फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है ऑलवेज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले इसको सिस्टम मान लो, है ना। इसको सिस्टम मान के इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे आप शो करो। फिर इसको सिस्टम मानो, इस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे आप शो करो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों से हम फैमिलियर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सब लोग। m2 का FBD कैसे बनेगा देखो। तो पहले उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर दो, जिसका भी आप FBD बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर दो। अब उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। एक फोर्स तो होगा m2g विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंडरी देखो इस ब्लॉक के कांटेक्ट पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है। तो एक कांटेक्ट तो इस ब्लॉक का यहाँ पे है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। दूसरा कांटेक्ट इस ब्लॉक का स्ट्रिंग के साथ है,
स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट होगा तो टेंशन लगेगा। और तीसरा जो है यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे आप शो करोगे। तो mg मैंने शो कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, जिसका वैल्यू दिया हुआ है m1 इंटू जी अपॉन 2। इसके अलावा इस पॉइंट पे एक टेंशन लग रहा है विच इज़ ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेस m2 वाले ब्लॉक पे लग रहे हैं। तो ये m2 का कंप्लीट FBD हो गया। सिमिलरली अगर मुझे m1 का FBD बनाना है तो m1 ब्लॉक को आप ड्रॉ करो। सबसे पहले m1 ब्लॉक को ड्रॉ करो, उस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो एक तो आपका m1g लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि नीचे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा कांटेक्ट इसका यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे लगेगा टेंशन फोर्स। तो ये m1 का आपका FBD हो गया और ये m2 का आपका FBD हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? अब आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा। वंस यू हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम appropriately, second step you have to apply Newton's second law. सेकेंड स्टेप यू हैव टू अप्लाई न्यूटन्स का सेकेंड। और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम सबको पता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस यही लॉ पे आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, इसी लॉ पे आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया हमने क्या किया? अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यस, बहुत बढ़िया। तो देखो, अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे तो दोनों ब्लॉक्स पे आपको लगाना पड़ेगा। है ना? तो पहले फर्स्ट ब्लॉक पे लगा लो। तो फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? देखो, फर्स्ट ब्लॉक पे आपका नेट फोर्स कितना लग रहा है? फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स आपका लग रहा है m1g माइनस टी। ये आपका नेट फोर्स हो गया। m1g नीचे की तरफ और t आपका ऊपर की तरफ, विच इज इक्वल टू m1 इंटू a। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि ये ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, नीचे मूव करेगा कि ऊपर मूव करेगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर हम किस तरफ ले। तो मैंने मान लिया ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। जब क्वेश्चंस में आपको गिवन ना हो तो आप अपने हिसाब से डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका अज्यूम डायरेक्शन गलत होगा तो आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि हम डायरेक्शन कहाँ ले एक्सेलरेशन की। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर हमें दिया होता m1 इज ग्रेटर देन m2 तो हम यही एज्यूम करते कि ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है,
तो आप कोई भी डायरेक्शन को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। इफ योर अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग तो आपका आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब कि ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, है ना, दैट इज द मैथमेटिकल काइंड ऑफ थिंग, है ना। मैथमेटिक्स में हम ऐसा ही करते हैं, जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्लॉक सपोज करो ऊपर जा रहा है या ब्लॉक सपोज करो नीचे जा रहा है। इफ आवर assumption is wrong then always we will get the negative answer. Negative means our assumption is wrong, hence this block is moving in opposite direction, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स से पता चलती। अब आगे आ जाओ, ये वाले पे तो हमने न्यूटन्स का लॉ लगा दिया, अब इस पे भी आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ। देखो ये वाली डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो नेट फोर्स कितना होगा, T माइनस m1g/2 सॉरी m1g/2 विच इज इक्वल टू, ये तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स हो गया। अब इस ब्लॉक का मास कितना है, m2, तो मैं लिखूंगा m2 into a, ठीक है। तो मैंने सेकेंड वाले ब्लॉक पे भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा दिया। अच्छा, आप इस डायरेक्शन में भी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा सकते हो। तो अगर आपको y डायरेक्शन में लगाना है तो y डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स कितना होगा, n माइनस m2g, और हमें पता है y डायरेक्शन में इस बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो y डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो आप लिखोगे 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा n इज इक्वल टू m2 इंटू जी। ये जो रिलेशन हमें मिला है ये भी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से ही मिला है, ठीक है। तो हमने y डायरेक्शन में भी लगाया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, तो हमें ये मिला। हमने x डायरेक्शन में लगाया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, तो हमें ये रिलेशन, ठीक है। अब जो हमारे काम के रिलेशन है वो ये है, एक तो पहला ये वाला और दूसरा जो रिलेशन है आपका ये वाला। अब दोनों रिलेशंस को हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस है, इजीली वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। तो देखो ये हो जाएगा t माइनस m1g/2 विच इज इक्वल टू m2 इंटू a, और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या था, m1g माइनस t, m1g माइनस t which is equal to m1 into a। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, ऐड बोथ दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो t से t आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m1g/2, इन दोनों को ऐड करोगे which is equal to m1 plus m2 into a। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया which is m1g/2 into m1 plus m2। This will be my answer। हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना था तो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर दिया। समझ आया सबको कैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया और फिर हमने डेटा फाइंड कर लिया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। इसमें अभी भी किसी को डाउट आता है तो बताओ, इस वाले टॉपिक में अभी भी अगर किसी को डाउट आता है तो बताओ। अब हो सकता था वो आपको बोल दे बेटा ऑल्सो फाइंड द टेंशन, अभी मैंने आपको टेंशन फाइंड करने को नहीं बोला। कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं बेटा टेंशन भी फाइंड कर लेना, एक काम करना टेंशन भी निकाल लो। तो टेंशन कैसे निकालोगे, अब एक बार आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर सकते हो ना।
इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो एक्सेलरेशन का, तो आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो सपोज करो मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगा आपका टेंशन इज इक्वल टू m1g/2 प्लस m2 इंटू ए, और a का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला m1g/2 m1 प्लस m2। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एक्सेलरेशन की जगह पे m1g/2 m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1g/2 प्लस m2 इंटू m1g/2 m1 प्लस m2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, m1g/2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका टेंशन का वैल्यू। समझ आया आपको किस तरह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया और फिर हमने टेंशन का वैल्यू भी निकाल लिया। अब ये तो जनरल रिजल्ट्स थे, है ना। कई बार आपको मासेस की वैल्यू गिवन होते हैं, तो आप अब इक्वेशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। सपोज m1 और m2 का वैल्यू अगर आपको पता है, m1 का वैल्यू है 4 kg, m2 का वैल्यू है 8 kg, तो आप इस इक्वेशंस का यूज़ करके आप टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते। ठीक है, चलो एक और शानदार एग्जांपल करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, फिज़िक्स का पूरा फील आ जाएगा। जिन बच्चों को लगता है आज पूरा फील आने वाला है हमको फिज़िक्स का। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक चेन है, ठीक है। ठीक है, सपोज दिस इज योर चेन, और इस पे मैंने एक फोर्स लगाया F। ठीक है, और इस चेन में कितने लिंक्स है टोटल? 5 लिंक्स। इस चेन में अगर मैं लिंक्स की बात करूं तो देयर आर 5 लिंक्स इन द चेन, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 लिंक्स इन द चेन और ईच लिंक का मास है 100 ग्राम्स। ईच लिंक हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स मतलब आपका हो गया 0.1 kg। एक चेन है जिसके अंदर 5 कड़ियां हैं, इसको कड़ी बोलते हो आप, है ना। गुजराती में या हिंदी में आप इसको कड़ी बोलते हो। एक कड़ी का मास आपको दिया हुआ है 0.1 kg। ऐसे हमने 5 लिंक्स लगाए हुए हैं, 5 कड़ी है इसमें, और इसको मैंने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है इस फोर्स के साथ, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, I have applied one force F in vertically upward direction. Now the question is, you have to find the forces acting between the adjacent links. दो लिंक्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। हर दो लिंक्स देखो आपस में कांटेक्ट में है, तो इन हर दो लिंक्स के बीच में, जैसे मैं अगर लिंक 1 और लिंक 2 की बात करूं, तो इन दो के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा।
लिंक 2 और 3 की बात करूँ तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, 3 और 4 की बात करूँ तो इनके बीच में भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और 4 और 5 के बीच में भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा. So I have to find all the contact forces which are acting between the two links. ठीक है, ये आपका सवाल है. तो अब मुझे पता है कि हर लिंक में आपका टेंशन अलग अलग होगा. एवरी लिंक हैज़ डिफरेंट टेंशन, क्योंकि आपका मास चेंज होता जा रहा है. तो मैं इस लिंक को थोड़ा ऐसे करके बनाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी है. ये मेरा पहला लिंक, ये मेरा दूसरा लिंक, मेरा तीसरा लिंक, ये मेरा चौथा लिंक, और ये मेरा पांचवा लिंक. ठीक है, मैंने फोर्स इस पे लगाया F. तो अब मैं देखूं इसमें अगर आपका टेंशन T1 है तो यहाँ पे आपका टेंशन T2 होगा, यहाँ पे आपका टेंशन T3 होगा, यहाँ पे आपका टेंशन T4 होगा. हर लिंक्स में आपका टेंशन अलग अलग हो. क्यों अलग अलग हो रहा है? क्योंकि आपके मासेस देखो ऐड होते जा रहे हैं. जब मैं फर्स्ट लिंक से सेकेंड लिंक पे जाऊंगा तो मेरा मास हो जाएगा 200 ग्राम्स. सेकेंड से थर्ड पे जाऊंगा तो मेरा मास 300 ग्राम्स. थर्ड से फोर्थ पे जाऊंगा 400 ग्राम्स. फोर्थ से फिफ्थ पे जाऊंगा तो 500 ग्राम. तो जैसे ही मैं नीचे जाता जाऊंगा तो मेरा मास इंक्रीज होते जाएगा. अगर मेरा मास इंक्रीज होते जा रहा है मतलब मेरा mg वेट इंक्रीज होते जा रहा है, और mg इंक्रीज होगा तो आपका टेंशन का वैल्यू भी इफेक्ट होगा. इसलिए हर लिंक पे आपका टेंशन अलग अलग. ठीक है, एट ईच एंड एवरी लिंक देयर विल बी डिफरेंट टेंशन. यहाँ तक सबको समझ आया? यस बेटा. है ना? तो अब आपको सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे. है ना? सबसे पहले हम सिस्टम को डिसाइड करेंगे. अब यहाँ भी देखो सारा खेल आपका फ्री बॉडी डायग्राम का और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का ही है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है पहले हमें सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि हमें किसको सिस्टम लेके न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, किस पार्ट को आप सिस्टम ले रहे हो, और फिर हमको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करना. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर मैं सपोज करो ये वाले लिंक को सिस्टम लेता हूँ, फर्स्ट वाले लिंक को, तो फर्स्ट वाले लिंक के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ T4 बराबर, अब एक लिंक का मास कितना है 100 ग्राम्स, तो मैं लिख सकता हूँ T4 बराबर 0.1 इंटू जी. नहीं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मैं नहीं लिख सकता. तो पहले मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर मैं इसको सिस्टम ले रहा हूँ. ठीक है, तो मैं लिखूंगा, देखो T4 ऊपर की तरफ लगेगा, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, और ये सिस्टम जो है आपका ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन. एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पूरा का पूरा चेन जो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर पूरा चेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक लिंक भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ ही जाएगा. एक लिंक का भी उसका एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा. तो अब आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स इस लिंक पे कितना लगेगा, विच इज T4 माइनस 0.1 g
विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू ए, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको T4 का वैल्यू मिल जाए, T4 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1 जी का मतलब हो गया 1.1 इंटू 10, जी का वैल्यू आपका 10 है तो ये हो जाएगा 1। तो T4 का वैल्यू आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, विच इज 1.2 न्यूटन्स। T4 विल बी 1.2 न्यूटन्स। तो मुझे फोर्थ और फिफ्थ के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है दैट इज T4, इसका वैल्यू मुझे पता चल गया। अब मुझे निकालना है T3 का वैल्यू। तो T3 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं अब ये दोनों लिंक्स को सिस्टम में ले आऊं, ये दोनों लिंक्स का मैं एक सिस्टम बना, दोनों लिंक्स का मैं एक सिस्टम बना। ठीक है, अगर मुझे T3 का वैल्यू निकाल, तो देखो अब मैं दोनों लिंक्स का सिस्टम बनाऊंगा तो मेरा सिस्टम इस तरह से हो जाएगा, ये मेरा लिंक नंबर 4 और ये मेरा लिंक नंबर 5, दोनों को मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को मैं एक ही मान रहा हूँ, दो लिंक्स का मैंने एक सिस्टम बना दिया। अच्छा, और इस पे टेंशन कितना लग रहा है, नेट ऊपर लग रहा है T3, है ना। और इन दोनों की मिला के mg कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मैं एक ही मान रहा हूँ तो इन दोनों का mg कितना हो जाएगा, दैट इज 0.1 g प्लस 0.1 g, इतना फोर्स नीचे लगेगा। और ये भी सिस्टम आपका ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ये दो लिंक्स का एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T3 माइनस 0.1 g प्लस 0.1 g, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, T3 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका टोटल मास कितना है 0.2 इंटू ए, एक्सेलरेशन इज 2। तो इसकी आपको टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी, T3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये दो लिंक्स के बीच का भी कांटेक्ट फोर्स पता चल गया। T3 का मतलब आपको लिंक 3 और लिंक 4 के बीच का कांटेक्ट फोर्स पता चल गया। इस तरह से अब आप मुझे निकाल के बताओगे T2 का वैल्यू और T1 का वैल्यू। समझ आया? हाँ, T2 और T1 का वैल्यू अब आप होमवर्क में निकालोगे और सब लोग मेरे को आंसर बताओगे। जैसे मैंने आपको ये दो लिंक्स का बताया वैसे ही आपको नेक्स्ट 2 लिंक्स पे भी सेम चीज़ करनी है। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ। सबको समझ आया यहाँ तक? ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते बेटा। ये वाला टास्क सबको करना है और मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, ठीक है? ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।